देखिए ऐसा है कि पिछला पिछला साल और जो कोविड के वजह से जो इस देश में परिस्थिति निर्माण हुई, उसके वजह से हमारे देश में अब बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, वो केवल कोविड के वजह से खराब नहीं हुई है। अगर आप पिछला इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो आंकड़े अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे में जीएसटी का प्रोजेक्शन किया गया था कि इतना सरकार कलेक्ट करेगी, जो टारगेट्स इन्होंने सेट किए थे, वो उस साल में भी वो कलेक्ट नहीं कर पाए थे। तो अब तो ये सरकार जो है जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो बड़ी कन्वीनियंटली कोविड के ऊपर डालकर कि कोविड की वजह से संकट आया और इसलिए अर्थव्यवस्था खराब हुई। तो सबसे पहली बात तो ये इनकी जो गलत नीतियां थी, स्टार्टिंग फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन, और जिस तरह से इन्होंने इस देश की जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है उसमें उनके जो चुनिंदा दोस्त है, जो इस देश में जो उन्होंने कई लोगों के कर्जे माफ़ करने का काम, उनके मित्रों के कर्ज माफ़ करने का काम, उनके जो उनके संबंधित जो लोग थे, चाहे वो विजय माल्या हो या मोदी हो, जो इस देश छोड़ के चले गए, आज तक वो पैसा रिकवर नहीं कर पाए, बल्कि बहुत सारा पैसा इन्होंने उद्योगपतियों का माफ़ किया, जिससे हमारे देश की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो खतरे में आई और आज उसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम लोग सरकार से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दो पहियों पे चलती है, एक फॉर्मल इकोनॉमी है और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है। भाजपा सरकार जब से आई है, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी को मार पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को है। और ये इस बात को ये अभी तक के समझे ही नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश में अधिकतर लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, चाहे उसमें वो एमएसएमई हो या कोई स्वयं रोजगार कर रहा हो, कोई छोटा दुकानदार हो, कोई रेडी वाला हो, ठेले वाला हो। ये सारे लोग मिलके हमारे देश के अधिकतर लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां केवल 8 से 10% हमारा जो वर्किंग फोर्स है उसमें से मिलती है। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन जैसा बहुत ही गलत निर्णय लिया, उसके ऊपर मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया के जितने भी जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा कि कितना बड़ा वो गलत डिसीजन था, उससे कितनी देश को चोट पहुंची। उसी मार को झेलते झेलते हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी, आप देखिए कि कोई वैश्विक कोई हमारे देश के ऊपर कोई संकट नहीं था, अब कोई ये नहीं था, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि 2007 या 8 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था वैसी कोई परिस्थिति नहीं थी। अमेरिका प्रोग्रेस कर रहा था, यूरोप के कुछ नेशन बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब होती गई, वो इनकी गलत नीतियों की वजह से। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर को आप बूस्टअप कीजिए, आप पैकेज देने की बात करते हैं, क्रेडिट की पैकेज की बात करते हैं। मैं कोई देश की बात नहीं करूंगा, मैं तो हमारे सिर्फ शहर की, जो नागपुर शहर की बात करूंगा। आज आप जाके देख लीजिए, चाहे वो हमारा बुट्टी बोरी एमआईडीसी हो, हिन्ना एमआईडीसी आप चले जाओ, वहां पर आप देख लीजिए कि जिस हिन्ना एमआईडीसी में पहले प्लॉट नहीं मिलता था, आज वहां पर 100 प्लॉट वहां पर आज बेचने को। तो वो यूनिट्स बंद क्यों हो रहे? आज हमारे एमएसएमई के मंत्री खुद इस नागपुर शहर के खासदार हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, वो तो आप कर नहीं पाए। पिछले 5 साल में, 6 साल में बिहार में कितने उद्योग आए, कितने एम्प्लॉयमेंट आए, उसके बारे में तो कोई चर्चा होती नहीं है। आप एमएसएमई जो उद्योग बंद हुए उनको चालू करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, नए आएंगे तब आएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो उद्योजक थे, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने उद्योग लगाया था, आपकी गलत नीतियों की वजह से, जिस तरह से डिमांड को सप्रेस किया गया, जिस तरह से डिमांड को इस देश में से खत्म किया गया, तो कई सेक्टर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसलिए हमारी ये जो सरकार है और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आप डिमांड क्रिएशन करने के लिए, लोगों के जेब में पैसा डालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको थेट सीधा उनके जेब में आपको पैसा डालना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। तब तक, जब तक आप इस आर्टिफिशियल बूस्ट नहीं देंगे, उनके हाथ में ये ताकत नहीं देंगे कि वो खरीदना वापस चालू करे, तब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगा। आपने वी शेप की बात की। आज परिस्थिति ये है कि जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है, आज परिस्थिति ये है कि हमारे देश में जो गरीबी और अमीरी की जो एक दरी है, जो गैप है, वो इतना ज्यादा अब बढ़ गया है कि कुछ ही चुनिंदा लोग इस देश में, उन्होंने हमारे देश का जो जो वेल्थ है, वो 80% वेल्थ आज केवल 3-4% लोगों के हाथ में वो वेल्थ अभी आ चुकी है।
ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। और ये हमारे देश जो इतना, जिसकी जनसंख्या आज 135 करोड़ है, उसके लिए बहुत घातक है, सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है। आगे चल के कुछ भी हमारे देश में एक सामाजिक परिस्थिति निर्माण हो सकती है, क्योंकि इतनी गरीबी आज हमारे देश में बढ़ रही है। जो दरी है, इसको कम करने का काम होना चाहिए। लेकिन आज हम देश में क्या देख रहे हैं, ये लोग एथिकल वेल्थ क्रिएशन की बात करते, बड़ी हंसने वाली बात है। एथिकल किसको बोलते हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है। आप उल्टा, आप आज अपने देश के सारे पोर्ट और सारे एयरपोर्ट आज आपने अडानी को दे दिए, सारा पावर, पूरा प्राइवेट पावर सेक्टर आज अडानी को दे दिया। बल्कि आपने दो इस देश के घराने, उनको आपने इस देश को बांट दिया है कि भाई तेल अंबानी संभालेगा और ये पावर, पोर्ट और एयरपोर्ट अडानी संभालेंगे। इस तरह से आपके ये उद्योग मित्र हैं। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनाव में जो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा उनको चाहिए था, वो पैसा अडानी और अंबानी ने दिया। और इसके बदले में उन्होंने कहा था कि भाई एक बार मुझे पावर में आने दो, फिर मैं ये देश तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब देखिए ये लोग, अब इनके इकोनॉमिक सर्वे में ये भी दिया है कि ये लोग डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले। डिसइन्वेस्टमेंट ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपली खिलाफ कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन आप कौन सी एसेट्स को आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं? जो आपकी डिफंक्ट है, जो लॉस मेकिंग है, उसकी एसेट्स को आप बेचिए, उसमें से आप गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है, हम उसके खिलाफ नहीं। आप बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जिनकी इतनी एसेट्स है, उसको आप बेच रहे हैं। आप कल चल के आप एलआईसी को बेच दोगे। तो जहां पैसा है, जहां मलाई है, वो आपके जो मित्र है उनको आप दे रहे हो। रेलवे को आप बेचने की बात कर रहे हो। एयर इंडिया का आपने इतने दिन से प्लान बनाया, वो तो आपसे नहीं बिक रहा। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया के ऊपर इतना कर्जा है। तो ये इस तरह से अपने देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम इन्होंने बंद करना चाहिए। और इस बजट से हमारी यही अपेक्षा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन जो ट्रेड रेगुलेशंस है, जब तक आप उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, तब तक एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। और एक्सपोर्टर्स को भी आपको इंसेंटिवाइज करना होगा, उनको बेटर क्रेडिट रेट्स देने होंगे, उनको बेटर इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी वो लोग एनकरेज होंगे। आज आप किसी भी छोटे मोटे बड़े, चाहे वो 2-3 जो उद्योग है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन नागपुर शहर की मैं अगर बात करता हूँ, किसी से आप जाके पूछ लीजिए कि आप क्या ग्रोथ कर रहे हैं, क्या आप अलग प्लांट लगा रहे हैं, नया प्लांट कर रहा है, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा। हर कोई बोल रहा है भैया जो है वही मेरे से समझ जाए, तो मैं इसको, हर कोई कंसोलिडेशन की बात कर रहा है, एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा है। इसलिए ये सरकार को जरूरी है कि इन्हें बूस्ट देने की जरूरत है। हमारे नेता राहुल जी गांधी ने कहा था कि भाई आप लोगों के जेब में पैसा डालिए, आप जो छोटे मोटे उद्योग है उनको संभालिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको जिस तरह से भी, ये उनकी मुश्किल की घड़ी है, उनके साथ आप खड़े रहिए, लेकिन उन्हें किया नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट के माध्यम से ये सरकार जो हमारे देश के जो प्रमुख, जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उन लोगों को सहारा देने का काम करे, जो हमारे यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करे, जो हमारे खेती के जो मजदूर है, जो सबसे ज़्यादा, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर लेबर है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, मनरेगा को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो पोटेंशियल है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके ऊपर मुझे लगता है सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था वापस जो पटरी से उतर चुकी है, वो पटरी पे आने के चांसेस है।